ये पहाड़ अरावली के पहाड़ हैं। इन्हीं अरावली के पहाड़ियों को लेकर के केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट, विपक्ष और तमाम तरह की राजनीति को देखते हुए मैं बस्तर जैसी प्यारी हरी भरी धरती, एक तरह से कहें तो भारत माता की हरी भरी गोद से निकल करके इन अरावली पहाड़ियों के बीच आ गया हूं और आज इन्हीं अरावली पहाड़ियों के बीच से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं। ये जल महल है और इस जल महल की भी चर्चा करेंगे। अरावली की पहाड़ियों की चर्चा करने के लिए आज जिस जगह पर हम खड़े हैं, ये धरती अरावली की ही धरती है। अरावली की इस धरती पर आज हम जब यहाँ पर पहुँचे हैं तो हमारे साथ इसी धरती के पुत्र मौजूद हैं और इनका परिचय कराते हुए मुझे जितनी खुशी होगी आपसे, इनसे अरावली के बारे में सुनते हुए आपको उससे दोगुनी खुशी होगी। अरावली के बारे में ऐसी जानकारी पंकज भैया से हम चर्चा करके समझने की कोशिश करेंगे। पंकज पांचाल जी से। जी पंकज भैया, बस्तर जंक्शन के इस स्क्रीन पर आपका बहुत स्वागत है। मुकेश चंद्राकर जो मेरे छोटे भाई, उनसे आपका प्रेम आपसे मिलकर के मैंने देखा, तो मैं आपको एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगा कि मुकेश, जैसे आप मेरे से गले मिले जी और गले मिलकर के आपने जिस तरह से मेरा स्वागत आपने अरावली की इस पावन धरा पर किया जी, तो वैसे ही वो मुझसे गले मिला करते थे। आपने मेरे भाई की याद ताज़ा कर दी। मेरे लिए बहुत बड़े गर्व का विषय है कि आपने मुझे इस तरह प्यार दिया, सम्मान दिया कि जिस व्यक्ति का नाम मेरे अंदर पिछले 10-12 महीने से कौंध रहा है, जो मुझे बेचैन कर देता है, मैं उस व्यक्ति के किसी अंश से मिल रहा हूँ। उस व्यक्ति के कैमरे के सामने खड़ा हूँ, उस व्यक्ति के विचार के साथ में बात कर रहा हूँ। और मैं बस्तर जंक्शन और युकेश भाई का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ, क्योंकि एक व्यक्ति यहाँ से लगभग 2500 किलोमीटर दूर का सफ़र तय करके बस्तर से राजस्थान आता है। क्यों? क्योंकि भारत की एक प्राकृतिक संपदा अरावली पर एक समस्या आन पड़ी थी, जिसकी आवाज़ बनने, जिस मुद्दे को उठाने वो व्यक्ति इतनी दूर से आया है। तो आप इस बात से ये जान सकते हो कि व्यक्ति कितना प्रकृति के प्रति संवेदनशील है, कितना उसके अंदर भावनाएं हैं देश की संपदा को और प्रकृति को बचाने के लिए। पंकज भैया जी, अरावली के बारे में हम आपसे जानना समझना चाहेंगे। हाँ। मैं चाहूंगा कि आप शुरू यहीं से करें, इस जल महल से ही शुरू करें। हाँ। इस झील से शुरू करें जी। इधर तस्वीरें दिखाओ। ये हम जो खड़े हैं, खुद मौजूदगी हमारी जयपुर शहर में है और ये जयपुर शहर अरावली पहाड़ी के ही आंचल में बसा हुआ है। ये अरावली पहाड़ी, जयपुर बेसिकली पहले आमेर हुआ करता था, जो पहाड़ी के भीतर अंदर की जगह में, पहाड़ी के बीच में बसा हुआ था। वहाँ रहने के लिए जगह कम पड़ी तो फिर ये शहर को इधर शिफ्ट किया गया, यहाँ पे बसाया गया। तो वो आमेर शहर बाद में कहलाया जयपुर, जो महाराजा सवाई जय सिंह ने बसाया और उन्हीं के पूर्वज जिनके नाम पे झील का नाम है मानसरोवर। और ये जो सामने जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, झील का नाम क्या है? मानसरोवर, मानसागर झील बोलते हैं इसको बेसिकली। मानसागर झील बोलते हैं क्योंकि राजा मानसिंह के नाम पे थी और वो जल महल है। हाँ। तो इस जल महल के बनने की भी कहानी ये है कि ये एक तो झील जो बनती है, ये सारा पानी अरावली की पहाड़ियों से रिस के आता है। हाँ। बड़े बारिश के दौरान। हाँ। और ये यहाँ पे स्टोर होता है और उधर बांध है, उससे रोका जाता है और ये झील बनी रहती है यहाँ पे। और यहाँ के लोगों के लिए, जीव जंतुओं के लिए पीने का और अन्य उपयोग के लिए काम में आती है। हाँ। पर ये झील जब बनी थी, ये जल महल जब बना था, उसके पीछे हमारे धर्म का सबसे बड़ा प्राचीन यज्ञ अश्वमेध यज्ञ माना जाता है। जब राजा जय सिंह ने अश्वमेध यज्ञ अंतिम बार भारत में उन्होंने ही कराया था। अश्वमेध यज्ञ जब कराया था तो इस महल का निर्माण कराया था। ये हो गई महल की जानकारी। अब इसी घाटी में, इसी अरावली घाटी में भारतीय संस्कृति का मैंने जिस तरह बताया कि अंतिम अश्वमेध यज्ञ इसी अरावली घाटी में हुआ है, जिसको आपने बर्बाद करने का, खत्म करने का निर्णय लिया था। तो ये जो अरावली का जो इतिहास है, इसको आप महाराणा प्रताप से लेकर के, महाराजा महाराणा प्रताप से लेकर के पीछे अगर आप चले जाएं तो कितने पीछे तक जाएंगे? ऐतिहासिक जो महत्व है, ऐतिहासिक जो परिचय है अरावली की पहाड़ियों का, कैसे देना चाहेंगे आप? अगर मध्यकालीन इतिहास में जब हम व्यक्तित्वों को उठाते हैं और उन व्यक्तित्वों का इस
पहाड़ी इस अरावली श्रृंखला के साथ जो संबंध है वो आप कुछ इस तरह फील करोगे कि बप्पा रावल, जिनके नाम पे पाकिस्तान में रावलपिंडी बसा हुआ, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे अफगानिस्तान तक इनको खदेड़ा था आक्रांताओं को और अपना शहर बसाया था, तो रावलपिंडी बप्पा रावल के नाम पे। तो वो बप्पा रावल इसी अरावली घाटी का रहने वाला था। इसी अरावली घाटी में महाराणा प्रताप ने बैठ के मुगलों से लोहा लिया, उनसे लड़ते रहे। इसी अरावली घाटी ने उनको संभाला, बचाया और लड़ने का हर समय साहस देते रहे। एक बहुत बड़े डिफेंस वेपन की तरह ये भारत के लिए काम करता है अरावली पहाड़ी। अगर ये अरावली पहाड़ी नहीं होती तो तुर्किश हो, अफगानी हो, मुगल, मंगोल, जितने भी लोगों ने अटैक किया है, तो अटैक करने का बेसिकली जो जोग्राफिकल सिस्टम बनता है कि उधर पंजाब में 5 नदियां हैं, तो कोई भी अटैक करेगा तो 5 नदियों को क्रॉस करने में ज्यादा टाइम लग जाएगा। आगे जाके वो नदी एक हो जाती है, तो उसको क्रॉस करके आना आसान होता था। तो पहले जितने भी अटैक हुए, चाहे मोहम्मद गौरी ने हो किए, गजनवी ने, खिलजी ने, जिन्होंने भी अटैक किए वो इस तरफ से किए थे, राजस्थान होते हुए। अच्छा। और उनका भारत को नष्ट करने का सपना, इस भारतीय संस्कृति को तबाह करने का सपना इस अरावली घाटी में आके दफन हो गया था। उनकी लाशें यहाँ दफन है, उनके अरमान यहाँ दफन है, क्योंकि यहाँ के जाबाजों ने अपनी जान की बाजी लगाई थी। यहाँ के जाबाजों ने अपनी जान की बाजी लगाई और कुर्बानियां दी। बहुत सारे आक्रमणकारी, जो बाहरी आक्रमणकारी, वो जब आक्रमण करने आते थे तो उनको, उनके सामने एक बहुत बड़ी बाधा ये अरावली की पहाड़ियां हुआ करती थी। और इन्हीं अरावली पहाड़ियों का आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व भी है। तो वो जैसे तुलसीदास जिनके पंक्तियां हैं, बुद्ध, वो प्रसंग मैं आपको ऐड करा देना चाहता हूँ। उससे पहले एक अटैक की और कहानी सुन ले कि महिलाओं को आजकल बहुत बेचारगी से बताया जाता है। तो मैं बताता हूँ कि हमारी एक नायिका देवी करके थी, उन्होंने छोटे मोटे राजाओं से हेल्प लेके, जो मोहम्मद गौरी था जिसने तराइन के युद्ध से भारत को जीतना और बर्बाद करना शुरू किया था, उस मोहम्मद गौरी को हमारी एक महिला इसी अरावली की घाटी में, नायिका देवी कायंद्रा की घाटी में तबाह करती है, मारती है, उनकी लाशें यहाँ दफन करती है और खिलजी को इतना बुरा मारती है कि 16 साल तक वो वापस यहाँ पे मुड़ के नहीं देखता भारत की तरफ। मोहम्मद गजनवी, हाँ, गौरी मोहम्मद गौरी, वो अटैक करता है और 16 साल तक वापस नहीं आता, और आता है 16 साल बाद, पर राजस्थान होते हुए नहीं, अरावली से टक्कर नहीं, तराइन आता, हरियाणा से आता, उधर से घूमता हुआ। तो एक महिला यहाँ की इतनी साहसी हो सकती है। और भी इतनी हजारों कहानियां हैं जिनको मैं बताऊं तो शायद 3 दिन गुजर जाए, 10 दिन गुजर जाए। पर ये साहित्यिक, ये जो ऐतिहासिक कारण हो गया। सांस्कृतिक में आपको बता दूं, अगर बहुत ज्यादा पीछे जाए, धार्मिक, अगर वर्तमान बहुत नजदीक धार्मिक प्रापेक्ष ले, तो मीराबाई ने इन्हीं अरावली की घाटियों में घूम घूम के अपने पद गाए थे। बाबा तुलसी ने, रुको एक मिनट, मीराबाई ने इन अरावली की पहाड़ियों में घूम करके कृष्ण प्रेम में गीत गाए थे। चित्तौड़गढ़ में उनकी शादी हुई थी। चित्तौड़गढ़ अरावली घाटी पे बना हुआ, आज भी उनका माँ मीरा का मंदिर है। आप चित्तौड़गढ़ दुर्ग जाएंगे। और उससे अगली बात बता दूं, आप इधर देखेंगे सामने जो पहाड़ी है, वहाँ पे गलता पीठ है। और गलता पीठ में बाबा तुलसी ने आके अपने रामचरितमानस के बहुत खंड लिखे थे। यहाँ पे गलता जी में एक पयोहरी बाबा है, उनकी तपोस्थली रही है। गलव ऋषि, जो प्राचीन ऋषि, जो अगस्त ऋषि मुनि, उनके जमाने के गलव ऋषि बहुत बड़े थे, उनके नाम पे गलता भूमि है। तो ये इनका जो आध्यात्मिक महत्व है, धार्मिक महत्व है। आगे आप और पीछे जाओगे तो, ये तो वर्तमान की अभी लेटेस्ट बातें थी, पीछे जाओगे तो भगवान बुद्ध ने यहाँ पे विहार किया था। सारे जैन मुनियों ने इन्हीं पहाड़ियों में घूम के अपने, तो महावीर भी यहाँ पर आए। हाँ, सारे जैन मुनियों के जितने ज्यादातर मंदिर है ना, इसी पहाड़ी में, चाहे सब में, इधर क्या नाम, उधर सवाई माधोपुर से आगे बहुत मंदिर है, ठीक है, वो। और भगवान बुद्ध भी अलवर और भरतपुर वाले क्षेत्र की जितनी आगे की पहाड़ियां हैं, उनमें विहार करते हैं, घूमते हैं, धर्म प्रचार करते हैं। उनसे और पीछे जाए तो महाभारत काल में जब जाएंगे तो आप देखोगे कि अलवर का बैराट, कोटपुतली क्षेत्र में पड़ता है, बैराट यानी विराटनगर में, वो अपना अज्ञातवास पांडव इसी अरावली में गुजारते हैं। अच्छा, हाँ। और अज्ञातवास के कारण वो बहुत वर्षों तक यहाँ रहते हैं, अपने जीवन का बहुत बड़ा कालखंड गुजारते हैं। उसके बाद उसी अलवर की पहाड़ी में, वहाँ पे जो जूलॉजिकल चीज है वो भी बताऊंगा, वहाँ पे सरिस्का है, टाइगर रिजर्व है। उसके साथ वो टाइगर रिजर्व के पास ही
जो चक्रवर्ती सम्राट भारत के विक्रमादित्य, जिनके नाम पे हमारा हिंदी कैलेंडर चलता है, उनके बड़े भाई थे राजा भर्तृहरि। वो राजा थे, उन्होंने राजपाट त्याग के अपनी तपोस्थली जब चुना तो इसी अरावली घाटी को चुना। अरावली घाटी के अलवर क्षेत्र में जो जगह है, उनका नाम क्या हुआ फिर? नहीं, वो भर्तृहरि, मुनि भर्तृहरि के नाम से। हाँ, तो बहुत बड़ा मेला लगता है राजस्थान में उनके नाम का। हाँ। तो राजा भर्तृहरि ने यहाँ पे तप किया। हाँ। वो एक राजा थे, बहुत बड़े, वो एक लेखक थे। उन्होंने 3 किताबें लिखी, नीति शतक, श्रृंगार शतक और नाट्य वैराग्य शतक। तो वो सारी चीजें उन्होंने लिखी थी। तो राजा भर्तृहरि से लेकर और भी ऐसी चीजें हैं, ऐसी कहानियां हैं इसी पहाड़ी की, इसी अरावली की, जिनको मैं जितना बताऊं कम है। जितनी बातें कि जो राजा भर्तृहरि इतना बड़ा राजा होने के बाद वैराग्य लेता है और तब वो तपस्या करता है। इसी में ही घाटी में संत दादू दयाल, संत पीपा राम जी, ठीक है, इसी क्या नाम है रज्जब जी, और क्या नाम है दास मलूका भी इसी अरावली घाटी में तपस्या करते हैं, अलवर वाले, इसमें दौसा वाले क्षेत्र में, जिनके नाम पे एक पद आपने सुना होगा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो वो वाली लाइन है उन्हीं दास मलूका की, यानी सुंदर दास जी महाराज की है, जो इसी अरावली घाटी में तपस्या करते। तो ये आध्यात्मिक बातें है गिनी चुनी, और इनका विस्तृत वर्णन करूं तो बहुत वक्त गुजर जाएगा। ये जो पहाड़ी है ना जिसके बीच में हम खड़े, अभी बात बता दूं, अभी तो भगवान कृष्ण तक भी चलते हैं अपन। अच्छा, ले जाइए। ये जो घाटियां दिख रही है, ये चारों तरफ पहाड़ियां हैं, अरावली की पहाड़ी है, इसको बोलते हैं अंबिका वन। अंबिका से अंबे बनता है, अंबे से आम्बेर बनता है, आम्बेर आगे चल के आमेर बनता है, और उसी आमेर से आगे जयपुर बनता है। तो ये अंबिका वन है, जो यहाँ पे भगवान कृष्ण अपने लीलाएं करने, गाय चराने आया करते थे। अच्छा। ऊपर इस पहाड़ी पे चरण मंदिर है भगवान श्री कृष्ण का। यहाँ पे इधर जाओगे, आमेर क्रॉस करोगे थोड़ा आगे, तो अम्बेश्वर महादेव का मंदिर है, जो बरसात के टाइम में जल में समाधि लेते हैं। अच्छा। पूरा पहाड़ मंदिर डूब जाता है जल में, और जैसे ही बरसात जाती है तो पहाड़ मंदिर बाहर आता है। तो उसके पीछे भी इतनी बड़ी कहानी कथा है कि भगवान, चाहे महाभारत हो, चाहे भगवान बुद्ध हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, उनकी सबकी याददाश्त या फिर उन सबके कर्म या उनकी तपस्याएं इस पहाड़ी, इस अरावली से जुड़ी हुई है। जैसे इस देश के कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन तबाह करने का, खाने का सोच रहे थे। ये हो गया अरावली का वो परिचय जिसमें हमने कोशिश करी है। पंकज पांचाल जी ने जिस तरह से डिस्क्राइब किया है अरावली की पहाड़ियों का परिचय, धार्मिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक, साथ ही साथ लगभग सामाजिक। तो अभी आप एक चीज और बता दो इसमें, अगर अरावली ना होती तो क्या होता? अब ये सुन लो, ऐतिहासिक रूप में ही बता देता हूँ। चलिए ठीक। कि जितने भी हमले हुए जो इसमें इस अरावली में टकरा के नष्ट हो गए, अगर वो हमले सीधे इधर भारत की तरफ जाते, ठीक है, भारत में जाते, भारत पे, पूरे भारत पे अगर वो हमले, वो ताकतें काम करती आक्रांताओं की, तो जिस भारत को आज हम देखते हैं ना, वो भारत, वो जो प्रारूप हमें दिखता है कि सर्वधर्म सर्वमान, सारे इतने अच्छे मंदिर, इतनी भारतीय संस्कृति, इसका एक किनका भी नहीं बचा होता अगर अरावली नहीं होती। वो ताकतें यहाँ आके खत्म हो गई। वो ताकतें हमारी संस्कृति को, अगर यहाँ खत्म नहीं होती तो हमारी संस्कृति को बर्बाद करने का काम करती। तो हम जिंदे हैं तो इस अरावली पहाड़ी की वजह से। केवल राजस्थान की पहाड़ी नहीं है, पूरी भारतीय सभ्यता को बचाने वाली पहाड़ी है, और भारतीय सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है, ये आपको याद रखना चाहिए। अब आप समझिएगा कि बस्तर में जन्मने वाला एक मामूली सा बस्तरिया, बस्तर में जन्मने वाला वो पत्रकार जिसका स्तर एक स्थानीय पत्रकार के रूप में बहुत सारे लोगों के बीच बना हुआ है। बस्तरिया पत्रकार, बस्तर का वो पत्रकार जिसका स्तर इतना ही रहा कि एक गांव में वो पैदा हुआ, उसका नसीब माने या उसके कर्म माने, या फिर उसका जज्बा माने, या फिर एक दृढ़ इच्छा, या फिर दृढ़ इच्छा शक्ति, एक संकल्प। जब अरावली की पहाड़ियों की बात आ गई थी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब एक टिप्पणी आई थी
एक नई तरह की परिभाषा जब गढ़ी जा रही थी कि 100 मीटर से ऊंची पहाड़ी, 100 मीटर से ऊंची जिनकी ऊंचाई है वो पहाड़ माना जाए। नहीं है यार, मतलब उसके नीचे जो पहाड़ ही नहीं है। एक चीज सोचो ना कि एक आदमी 6 फुट का, वो आदमी माना जाएगा, उसके नीचे के आदमी नहीं, उनको मार दो, बंदर माना जाएगा। आदमी नहीं है वो, उनको बंदर माना जाए, बंदर मानो या उनको दूसरे काम में यूज करो, मतलब ये चीज है। खैर, अगर हम यहाँ पर पहुंचते हैं तो जिस तरह से पंकज पांचाल भाई हमारे बता रहे थे कि प्रकृति प्रेम जो हमें यहाँ तक खींच लाया, इसमें सिर्फ प्रकृति प्रेम ही नहीं है, इसके पीछे का एक वैज्ञानिक कारण हम आपको बताएंगे। और कहाँ से हम आपको वो वैज्ञानिक कारण बताएंगे, उस जगह को मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसी तरह की एक पर्वत की शिखर होगा, इसी तरह के एक पर्वत का शिखर होगा। उस शिखर की ऊंचाई से हम आपको वैज्ञानिक कारण बताएंगे कि आखिर क्यों हमें यहाँ तक आने के लिए मजबूर होना पड़ा। और दूसरा एक महत्वपूर्ण पक्ष हमें जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, आखिर राजस्थान के लोग अरावली की पहाड़ियों को बचाने के लिए इतना उग्र क्यों हो गए, इतने आंदोलित क्यों हो गए, उन्होंने क्या क्या किया और क्यों सरकार को झुकने पर मजबूर होना पड़ा। ये तमाम चीज़ें आप कम से कम शब्दों में हमारे दर्शकों को बताने। कम से कम शब्द तो यही है कि ये मंशा किसी बिजनेसमैन या राजनीतिक पार्टी की थी, मैं ऐसा नहीं कहना चाहूँगा, पर जिसकी भी थी, जिसका भी उद्देश्य प्लान था, ठीक है, जिस इस हिसाब से कोर्ट कभी फैसला नहीं लेता प्रकृति के खिलाफ, ठीक है, जिसकी भी ये उद्देश्य था, उसको ये इतनी सी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि अब तक जो आए थे ख्वाब लेकर इस पर अरावली से लड़ने, उनके ख्वाब यहीं दफन हो गए। उनकी वंश संतति का कोई पता ही नहीं कि उनका वंश है या नहीं। वो बहुत बड़े राजे महाराजा थे। आप कुछ भी हो, किसी भी उद्देश्य से इसको बर्बाद करना चाह रहे हो, भूल जाओ, यहाँ राजस्थानी रहते, राजस्थान रहता है। अगर इसने भारतीय संस्कृति को बचाया, लड़के जिनको नष्ट किया है, उनके पुरखे या उनके वंशज अब बचे नहीं है, तो बचना कुछ और भी नहीं है। हम कुछ इस तरह से लड़ना जानते हैं। तो याद रहे, आगे आपको वो चीज़ें बताएंगे कि जो लोग जीवन यापन कैसे हो रहा है, अरावली उस तरफ क्या है, अरावली के इस तरफ क्या है, राजस्थान का जो कल्चरल या जो जीने का, रहन सहन का जो डिवाइडेशन होता है, वो कैसे निर्धारित होता है। संभवतः हम आगे ऐड करेंगे, भाई जी हमें जिस तरह निर्देशित करेंगे हम उस तरह आपको बताते रहेंगे। तो बहुत बड़ा उद्देश्य लेकर हम यहाँ पर पहुँचे हैं, बहुत बड़ा कारण है। हम भारत भूमि के उस भूखंड पर मौजूद हैं जो राजाओं की धरती थी, जो राजाओं के धरती होने तक ही सीमित नहीं रह गई। यहाँ पर बाहरी आक्रांताओं को खदेड़ कर, जिन्हें नेस्तनाबूद करके, जैसे पंकज भाई बता रहे, मिट्टी में मिला दिया गया, उनके वंश मिटा दिए गए, भारत को सुरक्षित किया गया। इस भारत को सुरक्षित करने वाली इस पावन धरा पर खड़े होकर के जब मैं इतना सब कुछ आपको कह रहा हूँ, पंकज भाई से मिला हूँ, पंकज भाई आपको बता रहे हैं तमाम चीज़ें, अरावली की उन पर्वत श्रृंखलाओं को बचाने के लिए किस तरह से राजस्थान की पब्लिक एकजुट हो गई और अंततः केंद्र सरकार को झुकने पर बाध्य कर दिया और अंत में उन पहाड़ियों को लगभग पूरी तरह से बचा लिया गया सरकार। ये राजस्थान का ऐतिहासिक पहचान राजस्थान के वर्तमान ने आज फिर साबित कर दी कि यहाँ पर किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती किसी की भी नहीं चल सकती, चाहे वो बाहरी आक्रमणकारी हो, चाहे केंद्र की सरकार ही क्यों ना हो वर्तमान में। देखो, इसमें आप जिस तरह कह रहे हो मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि राजस्थानी ने जितना प्रयास किया, जी जान लगाई है, मांग उठाई, वो है। पर आप जैसे भाई जिस तरह बस्तर से उठ के आए, ऐसे और भारत के सभी विद्वान लोग और युवा लोग सब इस आवाज में शामिल थे, तब भारत सरकार को झुकना पड़ा। डरा दिया था अभी। नहीं डरा नहीं, मैं उस तरह से कह रहा हूँ कि आप जिस तरह के राजस्थानी, केवल राजस्थानी होकर अरावली नहीं है। अगर राजस्थान नहीं होगा तो अरावली नहीं होगी, तो रेगिस्तान उस तरफ से यूपी पहुंचेगा, मध्य प्रदेश पहुंचेगा, हरियाणा और दिल्ली पहुंचेगा, ठीक है, गुजरात जाएगा। बचना कुछ नहीं है बॉस। इसलिए हमने इस पहाड़ी नगर हमको बचाया, तो हमारा जिम्मेदारी बनती है इसे बचाने की। इसको हम जो अरावली का जो वैज्ञानिक पक्ष है, जिसको दिखाना बहुत जरूरी है, जिसके बारे में बहुत गहरी जानकारी है, आपसे साझा किया जाना चाहिए, जो बहुत कुछ है। हम एक एक करके आपको एक एक वीडियो में वो तमाम चीजें बताएंगे कि कैसे आपकी जिंदगी से सिर्फ अरावली की पहाड़ियां ही नहीं, अमेज़न के जंगल, बस्तर के जंगल, हसदेव के जंगल, मध्य प्रदेश के जंगल, असम के जंगल कैसे आपकी, हमारी जिंदगी से, आपके बच्चों के, हमारे बच्चों की जिंदगी से, पूरी दुनिया, पूरी धरती के एक एक व्यक्ति की जिंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं, कितना बड़ा असर डालते हैं, और किस तरह से औद्योगिकरण के बाद इस पूरी दुनिया ने वो दौर देखना शुरू किया है जिसके परिणाम अंततः क्या आने हैं उसके लिए हमारी कोई तैयारी नहीं है।
एक एक करके वो वीडियोस आपके सामने आएंगे। हाँ। बहरहाल आपको एक आखिरी तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। तस्वीर इस तरह से मैं एक मैं अपने बता जी दूं? बिल्कुल। देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया, अब एक साथ बता रहा हूँ। वहां पे एक ऋषि की तपोभूमि है इसी पहाड़ी में, ठीक है। इस तरफ अब जब नजर डालोगे आप इस दिशा में, ठीक है, हाँ तो वहां पे एक किला है, किला है। ये है जयगढ़ दुर्ग, ठीक है। आप जब इस तरफ नजर डालोगे इस पहाड़ी पे, तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के चरण छपे हुए चरण पहाड़ी है। हाँ। तो हम इन ऐसे सेंटर पे खड़े हुए हैं, ऐसी जगह पे खड़े हुए जहाँ अंतिम बार हमारी धर्म का सबसे बड़ा अश्वमेध यज्ञ हुआ। तो हम इतनी महत्वपूर्ण जगह पे, और हम उन जगह जा जाके आपको बताएंगे, दिखाएंगे, और वहाँ के साक्ष्य भी हम आपके सामने पेश करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी। कहाँ से ये वीडियो आप देख रहे हैं हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। लेकिन एक तस्वीर मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ, ये सारे पर्यटक आपको नजर आ रहे हैं, बहुत सारे पर्यटक हैं। आपको अगर आप लोगों के कमेंट्स आते हैं तो इन पर्यटकों से संबंधित वो वीडियो भी हम बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको कमेंट नहीं भी आता है तो हम एक वीडियो पर्यटन को लेकर के जरूर बनाना चाहेंगे, जिसमें राज्य सरकारों को किस तरह से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार से सीख लेने की जरूरत है, राजस्थान के लोगों से सीख लेने की जरूरत है। हम कोशिश करेंगे छत्तीसगढ़ की सरकार तक के अपनी बात पहुंचाने की, कि किस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार भी पर्यटन को लेकर के बस्तर में, हसदेव में, सरगुजा, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर पर्यटन को ऐसे ही विस्तार दिया जा सकता है, ऐसे ही विदेशी पर्यटकों को यहाँ हमारे यहाँ भी आमंत्रित किया जा सकता है, और किस तरह से बेहतरीन काम हम करके विश्व पटल पर सिर्फ नक्सलवाद ही नहीं, सिर्फ माओवाद ही नहीं, सिर्फ हिंसा ही नहीं, सिर्फ खून खराबा ही नहीं, बल्कि पर्यटन, प्रकृति, मानवता, प्रेम, भाईचारा, विकास, इन तमाम चीज़ों को किस तरह से हम विश्व पटल पर अंकित कर सकते हैं। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया सिर्फ कहा ही नहीं जाना चाहिए, ये बात व्यवहारिक रूप में सच बनकर सामने आना चाहिए। तो दीजिएगा इजाजत इस वीडियो में। हमें नए हैं चैनल पर तो एक बार फिर कहता हूं कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। अरावली का वैज्ञानिक महत्व मैं लेकर आ रहा हूं आपके सामने।